अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनात सफारतकार नजमुद्दीन शेख साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, पड़ोसी मुल्क भारत में इंतखाबात हुए हैं। मुख्तलिफ बात यह है कि अब की बार नरेंद्र मोदी हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादियों के बलबूते पर हैं। उनके मरहून मिन्नत होगी उनकी वजारत उज़्मा। क्या पॉलिसियों में फ़र्क आएगा मोदी की? देखिए, ये जो इनके सीट्स इन्होंने गंवाई हैं, मेरा अंदाज़ा ये है कि इसको हमें इस तरीके से भी देखना चाहिए कि किसी जमहूरियत में जब आप तीसरी टर्म कर रहे हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता है। यानी कि आप भाई इतने सालों से हैं, तो आपके खिलाफ ऑपोजिशन शुरू होती है और वो मुझे लगता है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी में कमी आई है, उसका बड़ी वजह यही है कि एंटी इनकम्बेंसी जो हर जमहूरियत में होती है कि अगर साहब आप इतने साल रहे हैं तो आपके जो गलतियां हैं वो हमें ज़्यादा नज़र आती हैं निस्बत जो आपने खूबियां हैं या जो आपने अच्छा किया है। तो मेरे समझ में मेरे लिहाज में कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है, ये बड़ा फैक्टर है इनकी इलेक्शन में कम सीट्स हासिल करने का। जहाँ तक आपका सवाल है कि अब इनकी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क आएगा, मुझे लगता है कि उनको अब अंदाज़ा होगा कि साहब ये कि आप पाकिस्तान को एक टूल बनाएं, एक बहाना बनाए कि साहब, तो मुझे लगता है कि इस वक्त शायद मोदी को भी नज़र आए कि ये भीख के कटोरे की बात करना या हम इनको चूड़ियाँ पहनाएंगे के बजाय कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का मुआहदा हो कि आगे बढ़ सकें और रीजनल कनेक्टिविटी को कुछ पेशरफ करनी चाहिए। अच्छा शेख साहब थोड़ी सी कदा कलामी माफ़, ये फरमाएं कि मईशत इस पिछले 5 साल में बेहतर हुई हिंदुस्तान की। मोदी उसका क्रेडिट ले रहे थे। ख़ारजा पॉलिसी में काफ़ी कामयाबी हुई उनको, और उसके बाद जो मकबूजा कश्मीर का इदगाम हुआ, जम्मू का इदगाम हुआ, ये भी एक क्रेडिट था उनका। तो इसके बावजूद अवाम ने सिर्फ इस वजह से उनको कामयाब नहीं किया या 2/3 अक्सरियत नहीं या पहले से कम वोट पड़े कि चूँकि वो 2 दफ़ा इक़्तिदार में रहे हैं तो अब उनकी ज़रूरत नहीं है। ये जो कारनामे वो गिनवाते थे, इनका कोई तासुर नहीं हुआ? नहीं, देखिए, ज़रूर मैं कह रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक फैक्टर था। इनकी जो कम उनके वोट आए हैं और जो कम सीट इनको मिली हैं, वो एक फैक्टर उसमें ये था। दूसरा ये था कि कांग्रेस ने जो कैंपेनिंग की वो बहुत कामयाब कैंपेनिंग रही है और उस कैंपेनिंग के नतीजे में कांग्रेस के वोट खासे बढ़े हैं। अब बड़ा सवाल ये हो गया है कि साहब अब मोदी को अपनी एनडीए अलायंस को कायम रखने के लिए क्या क्या देना पड़ेगा अपने जूनियर पार्टनर्स को। अब जूनियर पार्टनर्स की वो सूरत हाल नहीं है जो कि पहले थी। अब वो बहुत सारे डिमांड्स कर सकते हैं और मुझे नज़र आता है कि वो करेंगे। उनमें हो सकता है कि वो वज़ारत दाखिला चाहें या वज़ारत दिफा चाहें या वज़ारत माल चाहें, फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहें। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी हो सकता है। नीतीश कुमार को कांग्रेस तो ऑफर कर रही है। हाँ, देखिए ये सब चीज़ें अभी किस तरफ ये ऊँट बैठता है, इस कहना ज़रा
मुश्किल है। हम 8 जून तक इंतज़ार करें जबकि नया लोकसभा की को इनॉग्रेट किया जाएगा। उससे पहले जो बातचीत होगी उसमें हमें पता चलेगा कि ये किस करवट ये ऊंट बैठने वाला है। अच्छा, पिछली दफ़ा 2013 में जब वो पहली दफ़ा आए थे तो उन्होंने मदऊ किया था सार्क ममालिक के सरबराहान को, और मियां नवाज शरीफ साहब उसमें गए भी थे। अगर इस दफ़ा 8 जून को वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को मदऊ करते हैं हलबर्दारी की तकरीब में 8 को या 9 को, तो आपके माहिराना राय क्या होगी, मशवरा क्या होगा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को उसमें शिरकत करनी चाहिए या मौजूदा हालात में नामुनासिब होगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि अब हमें ये पहचानना ज़रूरी है कि हमारे खित्ते में अगर एक माज़रत चाहता हूँ, उर्दू का अल्फाज मुझे पता नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं हेजमन है, अब वो हिंदुस्तान की हैसियत है। हिंदुस्तान इस इलाके में सबसे बड़ा मुल्क है। सब ममालिक के साथ उसके रिश्ते इस नौइयत के हैं जिसमें उन्होंने अभी तक कोशिश की है डिलिबरेटली कि पाकिस्तान को एक्सक्लूड किया जाए। उन्होंने रिश्ता बनाया है बांग्लादेश के साथ, उन्होंने रिश्ता बनाया है भूटान के साथ, सिक्किम के साथ वगैरह, मालदीव के साथ, और उन सब रिश्तों में एक चीज़ जो नज़र आती है वो ये कि पाकिस्तान को छोड़ते हुए वो रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है और इनफैक्ट बहुत नुकसान है। नहीं, आपकी राय है कि वज़ीर-ए-आज़म को नहीं जाना चाहिए अगर दावत आती भी है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जाने के जो शराइत हैं उसमें ये होना चाहिए कि सब आप अपने सब जो पड़ोसी हैं सबको बुला रहे हैं, तो उनके साथ जो आप रिश्ता रखना चाहते हैं उसको आप पहले ज़रा वाज़ेह कर दें, क्योंकि ये ना हो कि पाकिस्तान वहाँ पहुँच के उसको ये महसूस हो कि हिंदुस्तान की पॉलिसी है पाकिस्तान को आइसोलेट करना। सही। अच्छा शेख साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब चाइना में हैं और 8 जून को उन्होंने वापस आना है। जो बिज़नेस एंटिटीज़ हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें जारी हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का ये कहना था कि जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात रहे हैं पिछले कुछ अरसे से शायद अब वैसे नहीं हैं या कुछ रिजर्वेशंस हैं चीन के। आप क्या समझते हैं कि इस दौरे के बाद वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे और ये दौरा पाकिस्तान के लिए मुआशी एतबार से कितना सूदमंद साबित होगा? देखिए, मुझे तो ये नज़र आता है कि हमने हिंदुस्तान के साथ, चाइना के साथ ये मुआहिदा किया है कि हम ML1 के लिए $1 अरब के करीब देंगे और हमें तवक्को है कि चीन की तरफ से $4 अरब होंगे, और इससे हमारी जो रेल रोड सिस्टम है वो उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। अगर हम इसको मॉडर्नाइज करते हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं और उसके साथ हमारी जो इक़्तिसादी तरक्की के मौक़े हैं वो सब बहुत बढ़ते हैं, और इसकी वजह से मैं तो अब यही दुआ कर रहा हूँ कि इस पे मुआहिदा हो जाए जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे हैं, कि हम $1 अरब हमने अपने तौर पे एलोकेट करने हैं और चीनी बैंक के $4 अरब और करेंगे और हमारा ये ML1 का जो प्रोजेक्ट है ये पूरा किया जाएगा। हमारे यहाँ और दूसरे ममालिक में भी कनेक्टिविटी बहुत अहम है, और हमारे लिए ये जो रेलवे वाला सिस्टम है इसको हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और इसका मिसाल आप अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का देख सकते हैं कि उनके यहाँ जो ज़्यादा ट्रैफिक है वो ट्रेन के ज़रिए होती है, और उससे उनकी इक़्तिसादी तरक्की बहुत बेहतर है बनिस्बत हमारे। हम अगर
2.1 और 2.3 के दरमियान हैं, तो वो 8 और 8.5% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। और इसमें जो ट्रांसपोर्ट है और जो ट्रांसपोर्ट का तरीका कार है वो एक अहम किरदार अदा करता है। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब, आपके वक्त का के बाद हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सिंध की जो पार्लिमानी कमेटी है, सिंध हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उससे गुफ्तगू की है। और इस मौके पे उन्होंने कहा है कि जो रियासती पॉलिसी है उसकी वजह से जराइम पेशा अनासर के पास जदीद असलहा आया। उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसको हमें ख़त्म करना होगा, इस कल्चर को ख़त्म करना होगा। मेरे MNAs और MPAs जो हैं वो अपना काम दिखाएँ, लोगों को डिलीवर करें, अच्छे अफसरान लगाएँ। बड़ी अच्छी बात है इरशाद साहब के स्पेसिफ़िकली सिंध के मामलात को बिलावल साहब ने जो है वो उस पर नज़र दौड़ाई है और अपनी पार्लिमानी जो पार्टी है उससे गुफ्तगू भी की है। मसला क्या है, क्यों ब्लेम किया जाता है पीपल्स पार्टी को सिंध की वजह से, कराची की वजह से? और अगर इनकी कारकर्दगी इतनी बुरी है तो यके बाद दीगरे हुकूमत में आ रही है पीपल्स पार्टी। देखिए, आज जो बात जनाब बिलावल साहब कह रहे हैं ये उस पार्लिमानी पार्टी को या उस हुकूमत को, उस वज़ीर आला को कह रहे हैं जो चौथी बार बरसर इक़्तिदार हैं। यानी ये कंसेक्टिवली चौथी बार पीपल्स पार्टी सिंध में बरसर इक़्तिदार है। ये इससे पहले भी 3 या 4 बार आ चुकी है। ये 7वीं 8वीं हुकूमत है सिंध की। 70 से लेकर 1970 से लेकर आज तक 8वीं बार जो है वो हुकूमत बनी है उनकी। और हालत ये है कि वो ख़ुद कह रहे हैं कि जी हुकूमत सुस्त पड़ गई है, MP MNA को काम दिखाना चाहिए। बाकी चीज़ें तो छोड़ें, जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो फिर वही बिगाड़ पैदा हो गया है जो आज से 10 साल 12 साल पहले था कि आप मोबाइल लेके ना मोटरसाइकिल पे फिर सकते हैं ना गाड़ी में बैठ के फिर सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन के लिए और एक मोटरसाइकिल के लिए एक नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है। और रोज़ की कहानी है, रोज़ की कहानी है, डेली ये वाक़यात हो रहे हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है। चौथी बार जब कोई पार्टी हुकूमत में आती है तो इसका मतलब ये है कि 3 बार उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मामलात काफ़ी सारे सुधर गए हैं। लेकिन पता ये चल रहा है कि जो जो इक़्तिदार में तवालत हो रही है मामलात मज़ीद बिगड़ रहे हैं। लोगों को पानी का, पीने का पानी जो है वो मुयस्सर नहीं है, वो उनको अलग से ख़रीदना पड़ता है। टैंकर माफिया जो है वहाँ। सेहत का ये आलम है और तालीम का ये आलम है। हमारी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है CPNE की स्टैंडिंग कमेटी की, बल्कि CPNE की वो इजलास था जनरल काउंसिल का गवर्नर कामरान टेसूरी साहब से। वहाँ जो कुछ उन्होंने बयान किया, बहुत कुछ तो मैं बयान नहीं कर सकता, ऑफ द रिकॉर्ड था। यानी उन्होंने ये कहा कि मैंने सिंध हुकूमत से कहा कि 1 हफ़्ते के लिए वाटर बोर्ड का चार्ज मुझे दे दें। अच्छा, अगर एक भी घर को ये शिकायत हुई कि मुझे पानी नहीं मिला और मुझे टैंकर माफिया का मोहताज होना पड़ा तो मुझे फांसी लगा दें। उन्होंने कहा कि 1 हफ़्ते के लिए IG सिंध को पाबंद करें कि वो मुझे रोज़ाना रिपोर्ट पेश करे और जो मैं उसको कहूँ उस पर अमल करे। मुझे जवाबदेह बना लें 1 हफ़्ते के लिए, 1 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए। गवर्नर कामरान टिसोरी साहब कह रहे हैं कि 1 हफ़्ते के लिए मुझे ये कर दें और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। क्राइम ज़ाहिर है ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कोई कहते हैं बड़े क्राइम जो हैं, संगीन जराइम जो हैं, ये कत्ल व गारत के, ऐसा क्या गुर टिसोरी साहब के पास है और शाह साहब के पास नहीं है? नहीं, यही तो सवाल है। उन्होंने कहा कि यहाँ जो मामलात हैं वो इस वजह से नहीं है कि ये बेकाबू है, ये नहीं हो सकता, नीयत ही नहीं है, मसलहतें सियासी हैं।
और बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि बड़ी मिसाल दी, उसने कहा जी पानी तो हर घर को आ रहा है ना, मिल रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है, खरीद रहे हैं लोग। उन्होंने कोई अलग तो प्लांट नहीं लगाया हुआ है ना, ये टैंकर्स पानी जो लेके आते हैं वो सरकारी पानी जो वाटर हाइड्रेंट जो हैं उसी से लेके आते हैं ना। या तो ये होना कि पानी मिल ही ना रहा हो कराची में, लोग जो हैं वो प्यासे मर रहे हों या दुहाई दे रहे हों कि जी हमें 2 दिन से हमारे घर पानी आ रहा है, वो ख़रीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये गवर्नेंस की ख़राबी है, ये जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे। देखिए सोरी साहब तो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा इसमें 2 चीज़ें और नहीं ज़रा मैं बयान कर लूँ। उन्होंने कहा कि हमने 3 शोबों में कदम रखा कि गवर्नर वैसे तो मेरे पास कोई इख्तियारात भी नहीं है और मेरा काम सिर्फ ये है कि जी मैं सुबह उठूँ, एक ख़ास प्रोटोकॉल के तहत नाश्ता करूँ, उसके बाद मैं दफ्तर में जाके बैठूँ, अपने दोस्तों से गपशप करूँ, फिर मैं अगर मुझे शौक़ है तो मैं वो चला जाऊँ गोल्फ खेलूँ, फिर आके मैं चाय पीऊँ और फिर घर चला जाऊँ। लेकिन मैंने कहा कि मुझे मसरूफ़ रहना है, तो मैंने गवर्नर हाउस का एक पैसा ख़र्च किए बग़ैर 3 काम शुरू किए। एक तो ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको रोज़ाना खाना खिलाना है, IT की तालीम देनी है और सेहत के मसाइल हल करने हैं। 1.25 अरब रुपए का बजट है गवर्नर हाउस के, 1 पाई उसमें शामिल नहीं है। हम काम साल का, महीने का। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है इरशाद साहब। तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।